हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है द ऑफिसर्स में। आज हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शंस। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन। वन नेशन वन इलेक्शंस का मतलब है कि इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्टोरल प्रोसेस चलेगा। सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि इलेक्टोरल प्रोसेस होता क्या है। इंडिया में 3 लेवल्स पे इलेक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज लोकसभा इलेक्शन, सेकंड स्टेट असेंबली और यूटी इलेक्शंस, और थर्ड जो है वो है लोकल बॉडीज इलेक्शन। तो इन तीनों इलेक्शंस को सिंक्रोनाइज करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में। ये बिल 2 पार्ट्स में इंट्रोड्यूस किया गया है। फर्स्ट है 129 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और दूसरा है यूनियन एंड टेरिटरी लॉज अमेंडमेंट बिल। ये इंडिया की पॉलिटिकल इलेक्टोरल लैंडस्केप में बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा। दैट मीन्स कि इन तीनों लेवल्स के इलेक्शंस जो थे वो अलग अलग टाइप पे होते थे, लेकिन एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी अंडर फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, जिन्होंने रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के बेसिस पे ये बिल इंट्रोड्यूस किए गए। अकॉर्डिंग टू दीज बिल्स, जो 3 लेवल्स के इलेक्शन है, यानी कि जो लोकसभा इलेक्शन, स्टेट असेंबली इलेक्शंस और लोकल बॉडीज के इलेक्शंस को जो है वो एक ही टाइम पे करवाया जाएगा। ये 2 फेजेस में होगा। दैट मीन्स कि लोकसभा और स्टेट असेंबलीज और यूटीज के इलेक्शंस जो है वो फर्स्ट फेज में करवाए जाएंगे और विद इन 100 डेज सेकेंड फेज में जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन है, दैट मीन्स की म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत के इलेक्शन जो है उन्हें कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स की बात करें साइमल्टेनियस इलेक्शंस की, तो इंडिया में ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहे हैं। इससे पहले 1951 से लेके 1967 में इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते थे, लेकिन बहुत फ्रीक्वेंटली जो थी वो स्टेट असेंबलीज में जो असेंबलीज हैं वो डिसोल्यूट होने लगी और 1977 में लोकसभा के डिसोल्यूशन के बाद इसे इरोड कर दिया गया और अब इसे दोबारा से जो है वो अटेम्प्ट किया जा रहा है कि फिर से जो है वो साइमल्टेनियस इलेक्शंस इंडिया में री इंट्रोड्यूस किए जाए। इसे री इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत से इनिशिएटिव्स ऑलरेडी गवर्नमेंट्स जो है वो ले चुकी हैं, जिसमें लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट थी 170th रिपोर्ट जो थी लॉ कमीशन थी 1999 में आई थी, जिसमें इसे री इंट्रोड्यूस करने को कहा गया था। इसके अलावा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज जो हैं उन्होंने भी हाईलाइट किया था कि इसे री इंट्रोड्यूस करना चाहिए और उसके अलावा नीति आयोग 2017 में भी इसे री इंट्रोड्यूस करने की बात कह चुका है। अभी जो कमेटी बनाई गई थी वो बनाई गई थी फॉर्मर प्रेसिडेंट अंडर रामनाथ कोविंद जी ने रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा में और अभी ये बिल जो है उसे जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए भेजा गया है ताकि वो फर्दर स्क्रूटनाइज इस बिल को कर सके। अब हम बात करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शंस यानी साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवाने के क्या फायदे हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा जो होगा वो होगा इलेक्टोरल कॉस्ट का कम होना। हर इलेक्शंस में अभी तक अगर हम इलेक्शंस देखें तो इलेक्शन कमीशन का 4000 करोड़ रुपए खर्चा जो है वो पिछले साल से जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उनमें हो चुका है। इससे इलेक्शन कॉस्ट जो होगा वो कम होगा और इलेक्शन कॉस्ट कम होने की वजह से जो भी पैसा बचेगा वो यूटिलाइज किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, हेल्थ सर्विसेज में एज वेल एज एजुकेशन सर्विसेज में वो सारा पैसा लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर हम रामनाथ कोविंद कमेटी की रिकमेंडेशंस पे बेस्ड करके अगर मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दूं तो इस कमेटी का कहना है कि जीडीपी जो है इंडिया की वो भी जो है वो बढ़ सकती है अगर हम इलेक्शन कॉस्ट को कम करते हैं। सेकेंड बेनिफिट ये होने वाला है कि पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है जब भी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में इलेक्शंस होते हैं। दैट मीन्स की जो डेवलपमेंटल वर्क है ड्यू टू एमसीसी यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से बहुत से डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स जो हैं वो रोके जाते हैं, जिसकी वजह से पॉलिसी पूरी पैरालाइज्ड हो जाती है। अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हैं तो ये जो पॉलिसी है ये कंटिन्यूएशन में रहेगी और गवर्नमेंट्स जो है वो ज्यादा फोकस करेंगी अपने डेवलपमेंटल वर्क पे रादर देन कि वो कंटिन्यूसली अपने इलेक्शन प्रोसेस में ही जो है वो एंगेज रहे। तो इस वजह से जो डेवलपमेंटल वर्क है वो कंटिन्यूटी में रहेंगे और वो डिसकंटिन्यू नहीं होंगे ड्यू टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या अदर रिस्ट्रिक्शंस की वजह। साथ ही साथ ये मिनिमाइज करेगा डिस्ट्रप्शंस को, क्योंकि ड्यूरिंग इलेक्शंस बहुत रिसोर्सेज जो है वो यूटिलाइज होते हैं और पिछली बार यानी कि जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे और बहुत से स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस जब हो रहे थे तो एक बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम आपने देखा होगा कि एमसीसी की वजह से यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से आईएएस का एग्जाम भी जो है वो पोस्टपोन हो गया था। जो डिस्ट्रप्शन स्कूल्स कॉलेजेस में एंगेज करना पड़ता है ड्यूरिंग इलेक्शंस के टाइम पे इनको एंगेज करना पड़ता है तो बहुत सा डिस्ट्रप्शन होता है, बहुत से रिसोर्सेज की जरूरत होती है, वो सब जो है वो साइमल्टेनियसली एक ही बार हो जाएंगे जिससे ये जो डिस्ट्रप्शन है ये बहुत कम हो जाएगी।
बार बार इलेक्शंस होने की वजह से, यानी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग टाइम पे इलेक्शंस होने की वजह से बहुत सी इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस होती हैं। और अगर वन नेशन वन इलेक्शंस हो जाते हैं, यानी साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो जाते हैं, तो ये जो इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस हैं ये बहुत रिड्यूस हो जाएंगे। इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस का मतलब है कि वोट बाइंग करना, मिस यूज करना स्टेट रिसोर्सेज का, एज वेल एज डिप्लॉयमेंट ऑफ मनी पावर। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इससे रिड्यूस हो जाएगी। बहुत से चैलेंजेस जो हैं वो इसके साथ एसोसिएटेड है। सबसे पहला चैलेंज जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल कम्प्लेक्सिटीज, क्योंकि अगर वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास हो जाता है तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ी चेंजेस लानी पड़ेंगी। बहुत से आर्टिकल्स को जो है वो अमेंड करना पड़ेगा और बहुत से नए आर्टिकल्स डालने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इंसर्ट करना पड़ेगा 82A, उसके अलावा अमेंड करना पड़ेगा आर्टिकल 83, इसके अलावा आर्टिकल 324A जो है उसे भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और आर्टिकल 325 में भी बहुत बड़ी अमेंडमेंट लानी पड़ेगी। इसका पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, यानी कि कम्प्लेक्सिटीज क्या है, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो करेंगे पॉलिटी के लिए। लेकिन यहाँ बस हम ये समझेंगे कि बहुत से लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कम्प्लेक्सिटीज इसमें इन्वॉल्व है। सबसे बड़ी कम्प्लेक्सिटी जो है वो है रिगार्डिंग आर्टिकल 356, दैट मीन्स प्रेसिडेंट रूल। क्योंकि जब अगर किसी स्टेट में गवर्नमेंट जो है वो प्री मेच्योर डिसोल्यूशन हो जाती है तो उस केस में प्रेसिडेंट रूल जो है उसे काफी देर तक एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये एक मिसयूज होना प्रेसिडेंट रूल का एक वन ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज जो रहेगा वो रहेगा फेडरलिज्म को। इवन सरकारिया कमीशन ने भी ये रिकमेंड किया था कि एक्स्ट्रा सेंट्रलाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को अफेक्ट करेगा। अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बात करें तो इलेक्शन जो जनरल इलेक्शंस होते हैं उनका मुद्दा डिफरेंट होता है, और जो स्टेट इलेक्शंस होते हैं उसमें जो लोकल लेवल के इश्यूज होते हैं उनको कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर एक साथ साइमल्टेनियसली इलेक्शंस होंगे तो जो लोकल लेवल के जो मैटर्स हैं उन्हें ओवरशेडोड कर देंगे सेंट्रल लेवल के मैटर्स। तो यहाँ पे फेडरलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट होगा। अदर चैलेंज इज लॉजिस्टिक एंड ऑपरेशनल चैलेंजेस, क्योंकि बहुत सा लॉजिस्टिक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है इलेक्शन करवाने के लिए। यानी ईवीएम्स की जरूरत है, वीवीपैट की जरूरत है, रिमोट एरियाज में इलेक्टोरल रोल्स का बनाना, जो डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं वहां पे इन सब लॉजिस्टिक सपोर्ट को पहुंचाना एक साथ जो है वो बहुत मुश्किल होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट को जो है वो बहुत से चैलेंजेस जो है वो लॉजिस्टिक्स के लिए जो है वो फेस करने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट चैलेंज जो रहेगा वो रहेगा डिसरप्शन इन अकाउंटेबिलिटी, यानी कि डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी जो है वो बहुत चैलेंज होने वाली है। क्योंकि इलेक्शंस के थ्रू जब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में इलेक्शंस होते हैं तो इन इलेक्शंस के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल रहती है अपनी स्टेट, अगर मैं पर्टिकुलरली स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करूं। लेकिन अगर ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हैं तो गवर्नमेंट्स जो है, खासकर जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, वो अकाउंटेबल नहीं रहेंगी। एबिलिटी है डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं जो है वो कंप्रोमाइज हो जाएगी अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हैं तो। इसका सेकंड पार्ट लेके हम आपके साथ जरूर आएंगे, तब तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।